नमस्कार दोस्तों। आज 28 अप्रैल है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। टाइज डिपेंड ऑन पीस ऑन बॉर्डर, है ना। राजनाथ टू चाइना। चाइना के विदेश मंत्री यहाँ भारत आए हैं और राजनाथ सिंह ने जो हमारे रक्षा मंत्री भारत आए हैं और जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने कहा है कि सीमा पर जो शांति है वो हमारे बीच में सहयोग को उसके आधार पर हम सहयोग करेंगे, इस तरीके की बातें हैं। एससीओ की मीटिंग है और ये जो मतलब क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कॉपरेशन और संघाई सहयोग संगठन, है ना, उसी पे बात की गई है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है और इसमें पाकिस्तान के भी रक्षा मंत्री आने वाले हैं। तो ये दिखाता है कि हम मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं और चीज़ों को हम संभाल रहे हैं या एक तरीके से बैलेंस कर रहे हैं। देखिए बैलेंस किस प्रकार से कर रहे हैं, तो आपको एक बात बता रहा हूँ। हम क्वाड में शामिल हैं जो कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ है। हम ब्रिक्स में शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, है ना। तो इस प्रकार से हम बैलेंस कर रहे हैं, हर तरीके से बैलेंस कर रहे हैं ताकि किसी भी मतलब भारत को नकारा नहीं जा सके कहीं से। भारत ब्रिक्स में भी है और भारत क्वाड में भी है। चाइना क्वाड में नहीं हो सकता और अमेरिका ब्रिक्स में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम सारी शक्तियों का संतुलन अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, पर इसके लिए समय लगता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई जादू की पुड़िया है और आज हम शक्ति संतुलन बिठा लें। तो इसके लिए शक्ति संतुलन लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है और एक एक करके हमें मुद्दों को निपटाना होता है। अभी कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि बस चीन पर आक्रमण कर दो या चीन से आयात करना बंद कर दो। अरे नहीं भाई, उसके पास टेक्नोलॉजी है। जब तक टेक्नोलॉजी है, हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे तो हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है और हमें टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। अमेरिका से मंगाएंगे बहुत महंगा पड़ेगा, चीन से मंगाएंगे सस्ता पड़ेगा। जो हमारा व्यापार घाटा है वो अमेरिका से बढ़ सकता है, तो व्यापार घाटा अमेरिका से बढ़ने की बजाय चीन से बढ़ने देना, ये हमारी रणनीति है ताकि यहां से हमें सस्ते दर पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो जाए। तो इसे बहुत रेयर समझा जाता है। लोग क्या करते हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अर्थशास्त्री बन जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक बन जाते हैं। तो खैर आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आपको एकदम से अपना नज़रिया डेवलप करना है और आपको देखना है कि जो हमारा आयात घाटा है वो किन किन चीज़ों पे पड़ रहा है। जो हमारा चीन से आयात घाटा है, क्या हम खुदरा व्यापार कर रहे हैं? नहीं, हम टेक्नोलॉजी स्थानांतरित करवा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, मशीनें आयात कर रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 8 पे है। पेज नंबर 8 पे हम आते हैं और पेज नंबर 8 पे है नोट बाय वंदे भारत अलोन, है ना। There is touch of worry, irony in fact that today most of the news about the Indian Railways concerned Vande Bharat trains, and more particularly fact that every new Vande Bharat train is being personally flagged off the Prime Minister. For a little over 4 years ago, launched the train 18, the precursor of the Vande Bharat train was heralded बाय इनिशिएशन ऑफ बिजली। मतलब इनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत की बात नहीं, और भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। नीडेड मोर रिलेवेंट मैट्रिक्स, है ना। हमें और भी चीज़ें करनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए इस पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। जैसे बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, जहाँ पे डीजल चालित अभी भी इंजन चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से जोड़ना है स्पीड ट्रेनों को, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। डार्विन मस्ट स्टे इन इंडियन स्कूल टेक्स्ट बुक, है ना, रेदर देन यूजिंग द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, शॉर्ट साइटेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ वेल राउंडेड एजुकेशन वे डार्विन थ्योरी थॉट नीडेड, है ना। तो इसका मतलब है कि एक चीज़ समझिए, यूनियन मिनिस्टर यहाँ पे आपको सत्यपाल सिंह कॉल्ड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन साइंटिफिकली रॉन्ग एंड आस्क दैट बी रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन स्कूल। इसमें अभी एक मामला चल गया। देखिए सिर्फ डार्विन के सिद्धांत की बात नहीं है,
यहाँ पे एक मामला चला है कि बहुत आसानी से लोग किसी चीज़ को गलत कह देते हैं और किसी चीज़ को सही कह दे रहे हैं, जिसका कोई वैज्ञानिक तथ्य ना हो उसके बारे में भी लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसी पे बात की गई है। डार्विन के बहाने पूरे के पूरे पाठ्यक्रम पे या पूरे के पूरे स्कूल के सिलेबस पे ये मुद्दा उठाया गया है, तो आप इसे पढ़ें, समझ में आएगा आपको। इसके बाद है शुड इंडिया कंसिडर फेजिंग आउट न्यूक्लियर पावर, है ना। अब यहाँ पे है कि न्यूक्लियर पावर, आपने देखा होगा जैतापुर के बहाने अब ये मामला उठा है। तो जैतापुर जो जर्मनी या फ्रांस, मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है अनक्लियर, शायद जर्मनी से ले रहा है, तो उसमें न्यूक्लियर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बात की गई कि कौन लेगा, इसके बारे में बात की गई। तो जर्मनी हैज शट डाउन द लास्ट ऑफ इट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट। France, the nuclear powerhouse of the world, is struggling to replenish its stock, aging reactors, with solar and wind power becoming more popular globally. There are questions on whether nuclear power, with its attendant concern or cost of safety, remains a relevant option for a future that fossil-free particular. यहाँ पे बात की गई है इंडिया। देखिए, जर्मनी और फ्रांस या इस जैसे यूरोपीय देश, वो बहुत छोटे हैं और ऊर्जा की ज़रूरतें अभी हमारे से ज़्यादा है उनको, है ना। फिर भी वो मतलब इतनी ऊर्जा खपत करते हैं कि भारत उसके सामने शर्मा जाए। आप ये समझो, भारत में ऊर्जा की खपत अभी भी विश्व के औसत से बहुत कम है। तो ऊर्जा की ज़रूरतें, जैसे जैसे हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा की ज़रूरतें हमारी बढ़ती चली जाएंगी। हाँ, हो सकता है ऐसा कि टेक्नोलॉजी के स्तर पर हम बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएं। जैसे अभी एक बात बताता हूँ कि एलईडी, है ना, एलईडी का प्रयोग हम कर रहे हैं अभी। अब एक नई टेक्निक आई है माइक्रो एलईडी, है ना, माइक्रो एलईडी। अब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये ऊर्जा दक्ष है, इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा दक्ष है और बहुत ज़्यादा रोशनी देने वाला। तो उसमें प्रयोग किया जा रहा है, टीवी में प्रयोग किया जा रहा है और भी कई स्क्रीन में प्रयोग किया जाएगा, एलईडी, ओएलईडी और अब माइक्रो एलईडी। तो इस प्रकार से यदि ऊर्जा दक्ष वाली चीज़ें आ जाए तो हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें कम हो सकती हैं। लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी है कि फिर भी ऊर्जा की ज़रूरतें कम हो भी तो भी हमारी ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। तो उसी पे ये बताया गया कि कितना रिलेवेंट है भारत के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। तो इसी पे बात की गई, इसी पे चर्चा की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद द थ्रेट ऑफ राइजिंग सी लेवल, है ना, द थ्रेट ऑफ राइजिंग सी लेवल, है ना। आपको पता है कि धीरे धीरे the World Meteorological Organization has found in a new report that world's sea level is rising at an unprecedented rate. अभी अप्रत्याशित दर से बढ़ रहा है और ये बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहा है। तो इसका मतलब है कि कई और इसका जो क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, इसी पे बात की गई है। और यहाँ पे आप देखो कि पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड बाई 2100 में 2100 में 2100 ईयर्स जब हो जाएगा, उसमें एज्यूमिंग 2 मीटर राइज इन सी लेवल, 2 मीटर बढ़ जाएगा। तो साउथ एशिया पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। साउथ एशिया में खासकर कितना बढ़ेगा, 57 मीटर। यदि इतना बढ़ता है ना, यदि इतना बढ़ता है तो इसका मतलब है कि अधिकांश देश जैसे बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान का एरिया, भारत के तटीय क्षेत्र, इंडोनेशिया, जकार्ता, साउथ ईस्ट एशिया में 33 मीटर, ईस्ट एशिया में 35 मीटर, ये पूरे के पूरे डूबेंगे। मेडिटेरियन सी कोस्ट 8 मीटर ऊंचा हो जाएगा, 9 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ऐसा यदि होता है तो ये बहुत ही मतलब भयावह स्थिति होगी, है ना। तो 200 मिलियन पीपल, इसका मतलब है 20 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रभावित होंगे। ये थोड़ा सा कम आंकड़ा है, मैं कहता हूँ 2 अरब लोग प्रभावित होंगे, है ना। आज 2 अरब लोग प्रभावित होने का मतलब है विश्व की 1/4 जनसंख्या प्रभावित होगी। यहाँ पे तो बहुत कम दिखाया जा रहा है। विश्व की 1/4 जनसंख्या यदि मतलब प्रभाव पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे मामला ये जा सकता है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, इसको आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ये मुख्य परीक्षा के लिए मुख्यतः है। इसके बाद है पेज नंबर 15 पे, है ना, प्रोब खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म
रिव्यू पैनल आज यूके गवर्नमेंट, है ना, a review commission by the UK government to examine in engagement with faith urged the government to investigate Khalistani extremism and suggested that it develops a more nuanced and comprehensive understanding of Sikh extremist activity so it does not accidentally legitimize behaviors, है ना। तो इसलिए इस पे बात की गई है कि जो प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे सर्च करने की बात की गई है। और रिपोर्ट कॉल्स ए न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सबवर्सिव एक्टिविटी, है ना। ऑन हिंदू नेशनलिज्म इट से द गवर्नमेंट शुड बी अटेंटिव टू नेशनलिस्ट मूवमेंट इन सीटिंग प्रिजुडिस ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, है ना। तो ये ध्यान रखने की बात कही गई है। तो खालिस्तानी मूवमेंट, अभी हम इससे बहाना ले रहे हैं, खालिस्तानी मूवमेंट इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट का मांग है, जैसे पाकिस्तान मांगा गया उसी तरीके से खालिस्तान मांगा जा रहा है कि सिखों के लिए एक अलग राज्य हो या अलग देश हो। अभी यहाँ पे खालिस्तान मांगा गया, पाकिस्तान मांगा गया, इस प्रकार से गोरखालैंड मांगा जा रहा है, इस प्रकार से टिपरालैंड मांगा जा रहा है ना। इस प्रकार से नेपाल के मधेसी मांग रहे हैं कि देश बना दिया जाए। तो इस प्रकार से कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अलगाववाद की समस्या से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगने के कारण पंजाब में इस प्रकार के थ्रेट और एक अलग पंथ होने के कारण, सिखों के एक अलग पंथ होने के कारण और एक अलग राज्य होने के कारण और साथ ही साथ पाकिस्तान से बॉर्डर लगने के कारण यहाँ पे यह उभार हो रहा है और इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जैसे अमृतपाल सिंह या वारिस पंजाब दे, इस तरीके के लोग आते हैं और ये बांटने का प्रयास करते हैं, है ना, भारत को बांटने का प्रयास करते हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी साझा संस्कृति है, साझा विचार हैं, उनको बांटने का प्रयास करते हैं ऐसे। और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े पॉपुलेशन में, जहाँ पे 1.5 अरब की आबादी हो, उतने बड़े पॉपुलेशन में ऐसी घटनाएं सामान्यतः होती हैं, पर भारत सरकार इसे निपटने में सक्षम है और आसानी से निपट सकती है। ठीक है, इसके बाद है दास अर्ज लेंडर्स टू कंटिन्यूली असेस रिस्क बॉस्टर कैपिटल बफर्स, है ना। तो जो शक्तिकांत दास हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, उन्होंने कहा है कि जो ऋणदाता हैं वो कंटिन्यूली रिस्क को असेस करते रहें, रिस्क की गणना करते रहें और फिर कैपिटल बफर्स बनाएं ताकि रिस्क को कम किया जा सके। इसी पे बात की गई है। इसके बाद है रूल्स फॉर गोल्ड इंपोर्ट फ्रॉम यूएई ईस्ट, है ना। तो दोस्तों, इसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा लगा तो नियमित रूप से जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई में इससे पॉजिटिव माने या इससे प्लस पॉइंट माने और इसको रोज़ नियमित रूप से देखें और अपनी पढ़ाई को तेज करें। ठीक है, इसके बाद जो है रूल्स फॉर गोल्ड इंपोर्ट फ्रॉम यूएई ईस्ट, है ना। तो संयुक्त अरब अमीरात से जो गोल्ड आयात होगा उसके लिए कुछ ढील दी गई है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ थर्सडे डिसाइडेड टू कॉल फॉर फ्रेश एप्लीकेशन इंपोर्ट गोल्ड कंसेशनल टैरिफ फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट आफ्टर चेंजेस were made the eligibility norms that allowed just manufacturer and jewelers use this window, है ना। तो इस पे बात की गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।